मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें समीक्षा जो अब चुनाव के समाप्त हो जाने के बाद मधुबनी में समीक्षा हो रही है, वो क्या चीज समीक्षा है, आखिर क्या लोग कह रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप भी गौर कीजिए, चुनाव के टिकट के जो स्थिति थी उस समय हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहते हैं। जिस समय चुनाव की बात चल रही थी, टिकट की उम्मीदवारी दावेदारी हो रही थी, उसमें बड़ा नाटक हुआ था। नाटक ये भी हुआ था कि अशोक यादव जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के उम्मीदवार थे, उनके बारे में तो कुछ नहीं था, वो खड़े थे क्योंकि उन पर कोई आपत्ति भी नहीं हुई एनडीए के किसी घटक दलों के। लेकिन बाकी में जो मोहम्मद अली अशरफ फातमी लगातार 3 महीना से मधुबनी के लोकसभा क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, वहाँ की जनता के बीच विचार रहे थे, उन्हें यह आश्वासन लालू प्रसाद यादव के द्वारा दे दिया गया था कि उन्हें टिकट मिलेगा और वो टिकट के लिए आश्वस्त भी थे और काम कर रहे थे। लेकिन चुनाव से पहले यानी कि टिकट के दरमियान उन्हें इस बात की सूचना मिली कि ये सीट चला गया मुकेश सहनी यानी वीआईपी के, और वीआईपी ने अपने किसी उम्मीदवार को नहीं रखकर, सबसे बड़ी गलती वहां वीआईपी ने ये की कि अपने उम्मीदवार न रख करके, अपने पार्टी का उम्मीदवार न रखते हुए उसने राष्ट्रीय जनता दल के ही किसी नेता को जो दरभंगा के रहने वाले हैं बद्रीपुर में, उनको मधुबनी में टिकट दे दिया। लेकिन इस बीच चर्चा पूरी तरह फैल गई कि यहाँ बहुत लेन देन का भी बात हुआ, बहुत लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति भी रही। लोगों का कहना था कि वहां की सीट बेचा गया, कुछ लोगों का कहना था कि इस क्रम में 3 आदमी आए थे, समीर महासेठ भी आ गए थे, इसके बाद तुरंत सुमन महासेठ आए, फिर मोहम्मद डॉक्टर फैयाज का भी नाम आ गया, उसके बाद अचानक बद्रीपुरवे का नाम आता है। बिहार में बेगूसराय के बाद अगर कोई हॉट सीट है तो वह है मधुबनी। मधुबनी लोकसभा कई मायने में इस बार महत्वपूर्ण हो गया है, जिसकी बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। सवाल यह है कि आखिर मधुबनी इतना चर्चा का विषय क्यों बन गया है। इसके पीछे कारण जो मोटे तौर पर बता दें, उसके बाद ही विश्लेषण किया जा सकता है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, जो राजद के कद्दावर नेता माने जाते थे, उनको मधुबनी के सीट नहीं मिलने के कारण वह बागी हो गए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस के दम पर बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे। लेकिन सवाल यह नहीं कि आखिर यह दोनों नेता बागी क्यों हुए। सवाल यह है कितने वर्षों से अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने वाले यह निष्ठावान दोनों कद्दावर नेता को पार्टी छोड़ने की नौबत क्यों आई। चुनाव समाप्त होने के बाद मधुबनी के चुनाव का विश्लेषण और समीकरण पर विश्लेषण करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से लोकसभा चुनाव के बाद एक नया समीकरण तैयार होने वाला है और एक नया राजनीति प्लेटफॉर्म भी। तो आइए चलते हैं आपका मधुबनी के रण क्षेत्र में, जहां त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया गया। नहीं पाएगा, लेकिन उसके पीछे कमंडल लेके गांव-गांव घूमने वाले लोग कमंडल लेके बैठा है, वो हमारे लिए सरदर्द है साथियों। वो भाई भाई को लड़ाना चाहता है, वो धर्म के बीच में हमें बांटना चाहता है। ऐसे व्यक्ति के साथ हमें नहीं रहना है साथियों, ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना। इसलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कुछ समझदार हैं और आप लोग ये संदेश लेके हर गांव घर में पहुंचिए और अपने संदेश को पहुंचाइए कि हम महागठबंधन को जिताएंगे। हिंदुस्तान में 40 का, बिहार में 40 का 40 सीट जीतेंगे, दिल्ली में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और वहाँ पे मजबूती से हम चुनाव लड़ाएंगे और गरीब का सम्मान देंगे साथियों। आज 71 साल में कांग्रेस पार्टी देखिए कहाँ से कहाँ आया। जो कांग्रेस के समय में 400 रुपए का सिलेंडर था, अभी 900 रुपया में हो गया, और अपने आप को कहते हैं कि मैं गरीब का हितैषी हूँ। अब बताइए कैसे हो सकता है संभव। तो इसलिए साथियों आप लोगों को भयगाला नहीं है, उसके सामने निश्चित तो एक ही चीज हम कमजोर हैं, क्योंकि हमारे पास अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे पास वो शक्ति है, वोट है, जिससे हम अपने लोगों को जिता सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। चूंकि बद्रीपुर में मोहम्मद अली अशरफ फातमी के खास माने जाते थे, इससे ये बात लोगों को आशा थी कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी बद्रीपुरवे के नाम पर खामोश हो जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद अली अशरफ फातमी के खास माने जाते थे इंजीनियर बद्रीपुरवे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये बात होती गई, तुरंत डॉक्टर शकील अहमद ने भी नामांकन की घोषणा कर दी थी और वो भी नामांकन कर लिया। उनका नामांकन 14 तारीख को हुआ, उसके बाद मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने 18 तारीख को अंतिम दिन नामांकन किया। नामांकन के बाद जोर शोर से होने लगी, क्षेत्र में वार्ता होने लगी, चर्चा होने लगी, क्षेत्र से विश्लेषण आने लगे।
लेकिन बाद में सबों ने ये कहा कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी या डॉक्टर शकील अहमद में से किसी एक को बैठ जाना चाहिए, जिससे वोट का बंटवारा ना हो सके और सीधा जो ध्रुवीकरण है वो ना हो और सीधा मोहम्मद अली अशरफ फातमी और डॉक्टर शकील अहमद पर जो मोदी के खिलाफ है वो वोट पड़े। ऐसे बात चलने लगी और चलते चलते ये बात हो गया कि आखिर बसपा में चले गए थे मोहम्मद अली अशरफ फातमी और बाद में नामांकन उन्होंने बसपा से किया। फिर बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहने लगे कि बसपा से उनका भंग हो गया, कोई नेता नहीं आया, उन्हें जो सम्मान था वो नहीं मिला। अंत में वो वहां से नामांकन वापस लिया। अब हम आपको चुनाव से पहले के परिदृश्य पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव के नतीजे से पहले हमें चर्चा करनी होगी कि चुनाव से पहले और टिकट वितरण के समय की प्रारंभिक राजनीति पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले हम बता दें, महागठबंधन से अली अशरफ फातमी का नाम माना जा रहा था, क्योंकि फातमी विगत 4 महीने से मधुबनी में जनता के बीच कार्य कर रहे थे और उन्हें लालू प्रसाद यादव का आश्वासन मिल चुका था कि टिकट उन्हें ही मिलेगा। लेकिन मधुबनी क्षेत्र मुकेश सहनी और वीआईपी के कोटे में जाने के बाद समीकरण बदलने लगा और अली अशरफ फातमी बागी तेवर अपना लिया। कहा जाता है कि मधुबनी के सीट को लेकर आपस में ही कसमकस होने लगी। फातमी के नाम आने के बाद समीर महासेठ, सुमन महासेठ, डॉक्टर फैयाज के नाम आने लगे थे और चर्चा भी अलग अलग तरह की चलने लगी। लेकिन ऐसे में दरभंगा के ही निवासी और अली अशरफ फातमी के नजदीकी सहयोगी इंजीनियर बद्री पूर्वे को वीआईपी में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। फिर तो मधुबनी के रण क्षेत्र में बवाल मच गया और शकील अहमद अपना नामांकन करने की तारीख तय कर दी। तो अली अशरफ फातमी ने भी उनके 3 दिन के बाद अपने नामांकन की घोषणा कर डाली। इसके बाद महागठबंधन के अंदर की राजनीति गर्मा उठी। शकील अहमद निर्दलीय से अपना नामांकन कर दिया तो बद्री पूर्वे ने महागठबंधन की तरफ से नामांकन। तो अंत में अली अशरफ फातमी बसपा में नामांकन कर मधुबनी की राजनीति को एक नई दिशा की ओर ढकेल दिया, जो एनडीए भाजपा के जीत की ओर ले जा रहा था। लेकिन नॉमिनेशन के बाद से लेकर आज तक, जो आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन वापस लेने का, शायद मैं उस लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पा रहा था जो मैं चाहता था, क्योंकि बीच में शकील अहमद साहब ने भी नॉमिनेशन कर दिया और वो कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, वहां के एमपी भी रह चुके हैं और उनका भी एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। लोग कहने लगे ये क्या हो रहा है, 2 पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी बात है, अब समझ लो, जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, लोजपा ज्वाइन कर रहे हैं, ये बाहर की बात होगी। मेरे दिल की बात यह है कि अब जो मुझे इज्जत देगा, सम्मान देगा, जगह देगा, पोजीशन देगा, अली अशरफ फातमी वही जाएगा। हालांकि इस बात की चर्चा पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई कि आखिर मोहम्मद अली अशरफ फातमी जो पूरे दाव के साथ कई मीटिंग कर चुके थे, कई बार बोल चुके थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, आखिर अचानक क्या हुआ जो नामांकन वापस लेना। लेकिन सबों ने जब इसके तह में जाना चाहा तो उन्हें पता लगा कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी का नैतिक समर्थन डॉक्टर शकील अहमद को मिला। और मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने भी पहले कहा था कि अगर शकील अहमद कांग्रेस के टिकट से खड़ा होते हैं तो वो नामांकन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह लेकर के खड़े हुए। तो ये जो स्थिति रही, इसमें कहीं न कहीं मोहम्मद अली अशरफ फातमी का समर्थन मिला और चुनाव से एक दिन पहले ये वोटिंग प्रक्रिया चल रही थी, तो इसमें इस बात की चर्चा लोगों में होने लगी कि आखिर क्या जरूरत थी कि चुनाव से एक दिन पहले डॉक्टर शकील अहमद को पार्टी से निष्कासित किया गया। पहले भी किया जा सकता था, लेकिन चुनाव से एक दिन पहले निष्कासित करने का क्या माजरा था। मधुबनी की राजनीति में अब यह बातें आम होने लगी थी कि वीआईपी पार्टी ने पैसे के बल पर ऐसे नेता को चुना जिसका मधुबनी की राजनीति से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। इसके बाद 3 अल्पसंख्यक उम्मीदवार के कारण वोट को बंटने से बचाने के लिए डॉक्टर शकील अहमद और फातमी में से किसी एक उम्मीदवार को बिठाने के लिए राजनीतिक मशक्कत शुरू हो गई और अंत में बड़े सम्मेलन करने वाले अल्पसंख्यकों के कद्दावर नेता फातमी ने घुटने टेक दिए और उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर अल्पसंख्यक वोट को बंटने से बचाने का प्रयास किया और पत्रकारों से वार्ता करने पर आगे की राजनीति को जदयू के साथ का इशारा कर दिया।
लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने शकील अहमद की मदद करने की बात कही। लेकिन फातमी मधुबनी के चुनावी रण क्षेत्र से परोक्ष रूप से बाहर हो गए। उसके बाद भाजपा विरोधी वोटरों को एकत्रित करने में शकील अहमद और उनकी टीम लग गई। कह सकता हूं विश्वास के साथ कि मैं अच्छे खासे मतों से ये लोकसभा का चुनाव जीतूंगा। जो लोगों का स्नेह, प्रेम और उत्साह मुझको देखने में मिला, मैं उसके लिए मधुबनी लोकसभा की जनता का आभार प्रकट करता हूं। मैं कांग्रेस के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी पूरे चुनाव प्रचार में मेरे खिलाफ कैंपेन करने नहीं आया। कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता किसमें है, उसी को वो अपना समर्थन देंगे। और 8 दिनों के अंतराल के बाद मैंने 2 बार फोन भी किया। उन्होंने कहा कि हम जांच परख कर रहे हैं, उनका जो कैडर है उससे पता कर रहे हैं। 3 दिनों पहले उन्होंने मुझको टेलीफोन से ये सूचित किया कि हम लोगों ने आकलन कर लिया है, आप ही वो उम्मीदवार हैं मधुबनी में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा सकते हैं। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य इकाई ने यह निर्णय लिया कि मधुबनी में वो डॉक्टर शकील अहमद का समर्थन करेगी। और उसके बाद राज्य की इकाई, जिले की इकाई और कांग्रेस के लोगों ने बैठ के पत्रकार सम्मेलन करके उसकी सूचना आपको दी। उन्होंने पूरा आकलन किया कि भारतीय, और यही मैं नॉमिनेशन के दिन से कह रहा था कि जैसे मैंने नॉमिनेशन फाइल किया, ये चुनाव हो गया शकील अहमद बनाम बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि महागठबंधन धर्म निभाने के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया है, लेकिन महागठबंधन धर्म निभाना तो पहले भी जा सकता था। चुनाव से 1 दिन पहले लोगों को भ्रम में रखा गया और जो निष्कासित का पत्र जो कांग्रेस कार्यालय से आया था, मुख्यालय से, उसके तुरंत बाद दूसरा भी पत्र मार्केट में वायरल होने लगा, जिसमें एक आ गया कि वो पत्र गलत है, उन्हें निष्कासित नहीं किया गया। लेकिन सभी को, जो कांग्रेस के नेता, उनको ये आदेश आ चुका था। यहाँ के डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा भी इसमें जो थे, प्रेम वो भी आ गए थे। तो कई ऐसे थे जो कांग्रेस के दिग्गज नेता जो बिहार स्तर के मदन मोहन झा, वो भी घूमने लगे और उन्होंने भी कहा कि नहीं, महागठबंधन का उम्मीदवार बदतरीफ हो गया। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आती गई, मधुबनी की राजनीति में उलटफेर होना प्रारंभ हो गया। एक तरफ जहां भाजपा के अशोक यादव अपनी जीत के लिए पूरी तरह अस्वस्थ नजर आने लगे, वहीं महागठबंधन को सताने लगा अगर कांग्रेस ने शकील अहमद से पल्ला नहीं झाड़ा तो उनकी जीत मुश्किल हो जाएगी। और इस पर जवाब देने के लिए मुकेश सहनी ने पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतार दिया। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय पर तबाह करने लगी। फिर कांग्रेस के बड़े नेता मधुबनी आकर प्रचार प्रसार करने लगे, जिसमें एमएलसी डॉक्टर प्रेमचंद्र मिश्रा ने कांग्रेस की तरफ से कमाल संभाला, तो दूसरी तरफ डॉक्टर शकील अहमद को सीपीआई, जन अधिकार पार्टी, बसपा आदि दलों का समर्थन मिलने लगा और कांग्रेस के नेता 2 खेमे में बैठ गए, जिनमें बड़ा खेमा शकील अहमद के साथ था तो दूसरा खेमा अपने महागठबंधन धर्म को निभाने के लिए मजबूर था। लेकिन चुनाव से 1 दिन पहले 2 पत्र वायरल हो गए, जिसमें एक पत्र कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली से डॉक्टर शकील अहमद को कांग्रेस से निलंबित करने का था, तो उसके मात्र चंद घंटे के अंदर दूसरा पत्र भी वायरल हो गया, जो कांग्रेस मुख्यालय से लिखा गया था और उसमें शकील अहमद और बीजेपी विधायक भावना झा के निलंबन को झूठी खबर बताया। इसके बाद एक लहर डॉक्टर शकील अहमद के पक्ष में पड़ने लगी, जो चुनाव के दिन तक नजर आए और फिर महागठबंधन के उम्मीदवार इंजीनियर बद्री पूर्वे को लगने लगा और उनके समर्थक खुलकर बोलने लगे कि महागठबंधन की उम्मीदवार को हराने की एक साजिश है। और उसने आनन फानन में यह भी कहा कि इस चुनाव को कांग्रेस ने अपने बड़े नेता को मधुबनी में प्रचार के लिए नहीं उतारा, जिससे गलतफहमी पैदा हुई और महागठबंधन बिखर गया। तो मोदी सरकार ने सिर्फ धोखाधड़ी किया
जनता के साथ छड़ा और सिर्फ पूंजीपतियों का काम किया। जितने पूंजीपति हैं वो मालामाल हो गए और जो गरीब तबका का लोग है, हमारे समय में कांग्रेस की सरकार थी, रसोई गैस की कीमत 400 रुपए था, एक गैस का सिलेंडर 400 रुपए में, आज 900 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल डीजल कच्चे तेलों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होने के बावजूद आज महंगा है। खाने पीने की चीजें महंगी है और कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। दिया क्या? किसी को नौकरी नहीं मिली। और जब पूछते हैं तो कहता है कि पकौड़ा का दुकान खोलो, पान का दुकान खोलो। तो मोदी राज में नौजवान पकौड़ा बेचे, पान की दुकान खोले, तो क्यों वादा किया? हजारों हजार करोड़ रुपए लेके देश से फरार हो गए। कहते हैं कि हम चौकीदार हैं। भाई कैसा चौकीदार है जिसके चौकीदार में हजारों हजार करोड़ लेके लोग देश से बाहर भाग गया। जब राहुल गांधी जी आम सभा में बोलते हैं, अपने आप लोग नारा लगा देता है, चौकीदार। अब समझ जाइए, ये जन भावना है कि चौकीदार ने चोरी की है। हमारे समय में 500 करोड़ का राफेल आज 1600 करोड़ में खरीदने की बात हो गई। तिगुना दाम कैसे बढ़ गया? जब इसकी हम जांच की मांग करते हैं तो कहता है नहीं, ये देशद्रोही लोग हैं, जांच से क्यों घबरा रहे भाई? और आजकल नया चीज सीख लिया है, राज एकाएक देशभक्त होने लगे ये लोग। लेकिन सभी दिल से, सभी अंदर से जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने डॉक्टर शकील अहमद की तरफ ही अपना मन बना लिया था। ये हम बात कर रहे हैं, जब चुनाव के दरमियान घूमने का मौका मिला तो लोगों का यही कहना था। बसपा के लोगों ने भी जो उस मानसिकता के हैं, हमने आपका समर्थन करने का फैसला किया। तो मैंने चुनाव शुरू किया था निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से। लगता है कि चुनाव समाप्त होते होते कैंपेन में सर्वदलीय उम्मीदवार हो गया और स्वाभाविक रूप से जो स्नेह जो प्रेम मिला है, मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ हमारी बेनीपट्टी की विधायक भावना झा जी का, जिन्होंने पूरी मुस्तैदी से और पूरी लगन से और तमाम खतरों को सामने रखते हुए, उनकी परवाह न करते हुए मेरा प्रचार किया और खुलकर मुझे सहयोग दिया। कांग्रेस के सभी साथी, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सबों ने जो दरभंगा मधुबनी के कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के साथियों ने मेरी मदद की है और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और खासकर बता दें, जो ये बात चर्चा में थी कि आखिर बद्री पूर्वे को बाहरी प्रत्याशी को लाया गया, जो कि मधुबनी का बेटा ही चुनाव लड़े, तो मधुबनी का बेटा जो होगा वो चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे में लोग साफ कहना चाह रहे थे कि डॉक्टर शकील अहमद के प्रति उनकी संवेदना जायज है। और वहीं त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया गया उसके बाद, यानी कि नाव छाप मुकेश सहनी ने इसे त्रिकोणीय बनाने का बद्री पूर्वे के जरिए प्रयास किया। अंत में चुनाव से 3 दिन पहले राजनीतिक जो महागठबंधन के थे, सब उन्हें दबाव डाल दिया। समीर महासेठ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। समीर महासेठ के बाद और भी कांग्रेस के नेताजन वहां पहुंचने लगे। मुकेश सहनी वहां कैंप करने लगे। वहां पर तेजस्वी यादव का कार्यक्रम होने लगा। ये सभी मिलकर महागठबंधन को मजबूत करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। कि आप देख लें कि मधुबनी की जनता की क्या अपेक्षा है, क्या सोच है, क्योंकि 4 बार से लोकसभा सदस्य रहे और आज तक इन्हें कहीं कुछ कर नहीं पाए। हमारे इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे जी ने स्पष्ट रूप से ये पर्चा दिया है। ये पर्चा स्पष्ट बताता है कि हमारी क्या रूपरेखा होगी, भविष्य में हम क्या करेंगे, जो पिछले हमारे एमपी नहीं कर पाए। इसके अलावा भी वो बहुत सारी बातें एज ए इंजीनियर वो बता रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि निश्चित तौर पे जब हम 1 साल के गठबंधन में थे, मधुबनी की रूपरेखा बदली है। लेकिन जब तक हमारे एमपी हो जाएंगे तो शायद ये रूपरेखा में हम बहुत ज़्यादा चीज़ पूरा कर सकेंगे। इसी के लिए हम लोग आपको निमंत्रण दिए हैं, आमंत्रण दिए हैं। और अब चुनाव के दिन जो चर्चा रहा, उसमें एनडीए के अशोक यादव महागठबंधन और बागी उम्मीदवार के बीच ज्यादा चर्चा का विषय रहा। चुनाव बीत जाने के बाद सभी अपने अपने तरीके से विश्लेषण करने लगे हैं। जहां एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार को लगने लगा है कि उनको ठगा गया है और यह भी कहने से परहेज नहीं कर रहे कि राजद के साथ अपना समय और पैसा बर्बाद किया, लेकिन आज उन्हें दुख हो रहा है। तो दूसरी तरफ
चुनाव बीत जाने के बाद कांग्रेस के बागी उम्मीदवार डॉक्टर शकील अहमद और उनके समर्थकों को लगने लगा कि इस बार जनता ने शकील अहमद पर मोहर लगाई है, लेकिन इन सब के बीच त्रिकोणीय संघर्ष के आसार अधिक दिखने लगे हैं। मुकेश सहनी ने चुनाव से 3 दिन पहले गठबंधन के नेताओं को क्षेत्र में उतारा, लेकिन इसमें अधिक सफलता नहीं मिल पाई। चुनाव परिणाम जो भी हो, लेकिन इतना तो जनता और नेता बोल रही है, महागठबंधन मधुबनी से हारता है तो इसमें कहीं न कहीं मुकेश सहनी की भूमिका अधिक होगी, क्योंकि मुकेश सहनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार और खास तौर पर निषाद की राजनीति करते हैं। उनकी निषाद की उम्मीदवारी न देकर राजद के ही एक नेता को अपना उम्मीदवार बना दिया, जो इस गठबंधन को तोड़ने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। चुनाव के बाद समाचार विश्लेषण लोग समर्थक और अपने अपने तरीके से जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा भाजपा के अशोक यादव और उनके समर्थक लगातार कर रहे हैं कि महागठबंधन की आपस की तोड़ जोड़ की राजनीति में अशोक यादव को भाग्यशाली बना दिया। लेकिन 23 मई तक मधुबनी की जनता और नेता को इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिनके दावे उनको इंतजार होगा। जब ईवीएम खुलेगा और रिजल्ट सामने होगा, तब तक हम भी करेंगे विश्लेषण। किस पार्टी ने कहा चूक की, लेकिन लगातार मिथिला मंच न्यूज का विश्लेषण जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। लेकिन लोगों के बीच सीधा था, क्या वोटों का बंटवारा हो गया? क्या इंजीनियर बद्री पूर्वे जो मोदी के खिलाफ वोट है उसको बांटेंगे? यहाँ 2 पक्ष तय हो गया था, जो मोदी के पक्ष में है, जो मोदी के खिलाफ है। ऐसे में लोग अपने अपने राय देते नजर आए, लेकिन मधुबनी का समीकरण कुछ विचित्र था। विचित्र इसलिए कि इंजीनियर बद्री पूर्वे बाहर से आ रहे थे और वो फातमी के समर्थक, फातमी के करीबी माने जाते थे। वहीं डॉक्टर शकील अहमद जो कांग्रेस के बड़े नेता में गिने जाते थे, जिनके दरबारी जो नेता क्या करते थे वो अब चुनाव से एक दिन पहले उनके विरोध तक में बोलने लगे। तो लेकिन जनता जानती थी कि डॉक्टर शकील अहमद एक ईमानदार, अच्छे छवि के व्यक्ति हैं, गंभीर नेता हैं कहे जाते हैं, और लालू प्रसाद यादव से उनका पुराना नजदीकी संबंध भी है। ये भी एक संभावना लोगों में बताई जा रही थी कि अगर डॉक्टर शकील अहमद चुनाव जीतते हैं तो वो राष्ट्रीय जनता दल में चले जाएंगे। तो इस तरह कई बातें हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से डॉक्टर शकील अहमद का बेहतर संबंध है। तो मिथिला मंच न्यूज का यह विश्लेषण लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। आखिर हर पल मधुबनी और दरभंगा में क्या स्थिति है, कौन जीतेगा, कौन होगा मधुबनी का बादशाह, तो कौन होगा मधुबनी का सिकंदर। और दूसरा बात ये भी महत्वपूर्ण है, लोगों ने दिल से वोट किया है। देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद। यूट्यूब में जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम हर अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE up 10+2, न्यू दिल्ली।
सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा। डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, सीबीएसई से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध, योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, पूर्णतः सुसज्जित 10+2 उच्च स्तरीय प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लासरूम, समृद्ध पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, खेल कूद की समुचित व्यवस्था एवं अनुशासन पूर्ण वातावरण। सीसीटीवी कैमरे से संरक्षित विद्यालय परिसर, स्वच्छ पेयजल के साथ सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा।